स्वागत है मिस्टर प्रेट संसार की उस डरावनी दुनिया में जहां हर कहानी किसी कल्पना से नहीं बल्कि उन रहस्यों से जन्म लेती है जिन्हें लोग आज भी अपने दिलों में दफन करके जी रहे हैं। मध्य प्रदेश की कुछ सड़कें दिन में जितनी साधारण दिखाई देती हैं, रात उतरते ही उतनी ही खामोश होकर अपने भीतर सदियों पुराने राज छिपा लेती हैं। आज की घटना भी ऐसी ही एक सड़क से जुड़ी है जहां एक कार के भीतर मिला खून किसी इंसान का नहीं था, और जिस रात यह सच सामने आया उस रात के बाद वहां से गुजरने वाले कई लोग हमेशा के लिए बदल गए। मध्य प्रदेश के वन विभाग के अधीन आने वाले पेंच टाइगर रिजर्व की सीमा से होकर गुजरने वाली सुनसान सरकारी सड़क पर उस रात हल्की बारिश के बाद धुंध जमीन से उठकर पेड़ों के बीच फैल चुकी थी। रात के लगभग 11:30 बजे थे। सड़क पर दूर तक किसी वाहन की आवाज नहीं थी, केवल हवा में हिलती सागौन की डालियां और झींगुरों की लगातार गूंज उस सन्नाटे को और भारी बना रही थी। उसी सड़क पर एक सफेद रंग की पुरानी एसयूवी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। गाड़ी चला रहा था इंदौर का रहने वाला 28 वर्षीय युवक नरेश। पेशे से वह पुरानी एंटीक चीजों का कारोबार करता था और कई बार पुराने महलों तथा किलों में जाकर दुर्लभ वस्तुएं खरीदकर शहर लाता था। उसके साथ उस रात कोई नहीं था। गाड़ी की पिछली सीट पर केवल एक पुराना लोहे का संदूक रखा था जिसे उसने उसी शाम एक वीरान पहाड़ी इलाके के पास रहने वाले बूढ़े आदमी से खरीदा था। नरेश को कई बार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे रियर व्यू मिरर में कोई बैठा उसे लगातार देख रहा हो। वह हर बार शीशे में झांकता, लेकिन वहां केवल अंधेरा दिखाई देता। उसने खुद को समझाया कि कई घंटों से लगातार गाड़ी चलाने के कारण उसका दिमाग थक गया है। उसने रेडियो चलाने की कोशिश की, लेकिन हर चैनल पर केवल खरखराहट सुनाई दी। तभी अचानक रेडियो से एक धीमी स्त्री आवाज निकली जो केवल 2 शब्द बोलकर फिर गायब हो गई। आवाज ने कहा, वापस चलो। नरेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत रेडियो बंद कर दिया और गाड़ी की रफ्तार और बढ़ा दी। करीब 10 मिनट बाद सड़क के किनारे उसे एक युवती दिखाई दी। लाल किनारी वाली हल्की सफेद साड़ी पहने वह बिना हिले खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल कमर से नीचे तक भीगे हुए लटक रहे थे। चेहरा झुका हुआ था और दोनों हाथ सामने जुड़े हुए थे। इतनी रात में जंगल के बीच किसी लड़की को देखकर नरेश का मन एक पल के लिए दुविधा में पड़ गया। वह गाड़ी निकालकर आगे बढ़ गया, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसके भीतर इंसानियत जागी और उसने ब्रेक लगाकर गाड़ी पीछे ली। लड़की ने धीरे से चेहरा उठाया। उसकी आंखें असाधारण रूप से सुंदर थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सी उदासी थी। उसने बहुत शांत आवाज में कहा, मेरा नाम कमलिनी है, क्या मुझे आगे तक छोड़ देंगे? नरेश ने बिना कुछ पूछे दरवाजा खोल दिया। कमलिनी पीछे वाली सीट पर नहीं बल्कि आगे वाली सीट पर आकर बैठ गई। जैसे ही वह बैठी गाड़ी के भीतर अचानक तापमान बहुत कम हो गया। नरेश ने एसी बंद होने के बावजूद ठंडी हवा अपने चेहरे पर महसूस की। उसने मुस्कुराकर पूछा, तुम इतनी रात में यहाँ अकेली क्या कर रही हो? कमलिनी ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, किसी का इंतजार कर रही थी जो बहुत साल पहले मुझसे बिछड़ गया था। नरेश ने बात को मजाक समझकर हंसने की कोशिश की, लेकिन उसके होठों पर मुस्कान नहीं आ सकी। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद नरेश ने देखा कि सड़क के दोनों ओर पेड़ पहले से कहीं अधिक घने हो गए हैं। उसे याद था कि इस रास्ते पर ऐसा हिस्सा नहीं आता। उसने मोबाइल में नक्शा खोला, लेकिन स्क्रीन पर केवल एक काली रेखा दिखाई दे रही थी। नेटवर्क पूरी तरह गायब था। तभी कमलिनी ने बिना उसकी ओर देखे कहा, अगर रास्ता बदल जाए तो घबराना मत, क्योंकि कुछ रास्ते इंसान नहीं चुनते, रास्ते खुद इंसानों को चुन लेते हैं। नरेश ने उसकी ओर देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। अचानक गाड़ी के सामने एक काला हिरण सड़क पार करता दिखाई दिया।
नरेश ने जोर से ब्रेक लगाया। गाड़ी फिसलते हुए सड़क के किनारे रुक गई। दोनों कुछ क्षण तक चुप बैठे रहे। नरेश ने गहरी सांस ली और फिर गाड़ी दोबारा स्टार्ट करने लगा, लेकिन इंजन ने जवाब दे दिया। कई बार कोशिश करने पर भी गाड़ी चालू नहीं हुई। बाहर घना अंधेरा था, दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंज रही थी। नरेश नीचे उतरा और बोनट खोलकर देखने लगा। तभी उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कंधे पर हल्के से हाथ रखा हो। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कमलिनी अब भी गाड़ी के भीतर शांत बैठी थी। नरेश वापस ड्राइवर सीट पर बैठा ही था कि उसकी नजर गियर बॉक्स के पास गिरे लाल रंग के कुछ बूंदों पर पड़ी। पहले उसे लगा शायद कोई रंग गिर गया होगा, लेकिन जब उसने उंगली लगाकर देखा तो वह गाढ़ा ताजा खून था। उसकी सांस रुक गई। उसने जल्दी से सीट के नीचे देखा। वहां भी खून की कई बूंदें थीं जो धीरे धीरे आगे की ओर बह रही थीं। उसने घबराकर कमलिनी की ओर देखा। उसके कपड़ों पर कहीं भी चोट का निशान नहीं था। उसने कांपती आवाज में पूछा, तुम्हें चोट लगी है क्या? कमलिनी ने धीरे से उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर बोली, यह खून मेरा नहीं है। नरेश का गला सूख गया। उसने तुरंत दरवाजा खोलकर बाहर निकलना चाहा, लेकिन दरवाजा खुला ही नहीं। उसने पूरी ताकत लगा दी, फिर भी लॉक नहीं खुला। उसी समय गाड़ी का इंजन अपने आप चालू हो गया, जबकि चाबी अभी भी उसकी जेब में थी। हेडलाइट अपने आप जल उठी और गाड़ी बिना एक्सीलेटर दबाए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। नरेश ने ब्रेक दबाया, लेकिन पैडल पत्थर की तरह सख्त हो चुका था। कमलिनी अब भी सामने देख रही थी। उसकी आंखों में अब हल्की लाल चमक दिखाई देने लगी थी। सड़क अचानक खत्म हुई और गाड़ी एक पुराने पत्थर के रास्ते पर चढ़ने लगी। चारों तरफ टूटे हुए बुर्ज और खंडहर जैसी दीवारें दिखाई देने लगी। नरेश ने हैरानी से कहा, यह जगह कहाँ है? कमलिनी ने पहली बार उसकी आंखों में देखते हुए कहा, यहाँ कभी एक किला था जहाँ मुझे धोखा देकर मार दिया गया था। मेरा खून आज भी अपनी राह खोज रहा है। नरेश के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने तुरंत याद किया कि जिस बूढ़े आदमी से उसने लोहे का संदूक खरीदा था, उसने बार बार कहा था, इस संदूक को कभी रात में मत खोलना, क्योंकि इसके भीतर जो बंद है वह किसी वस्तु से ज्यादा एक अधूरी प्रतीक्षा है। गाड़ी आखिरकार एक विशाल बरगद के नीचे रुक गई। सामने पहाड़ी पर टूटे हुए किले के अवशेष खड़े थे। चांद बादलों के पीछे छिप चुका था। केवल बिजली चमकने पर कुछ क्षण के लिए किले की दीवारें दिखाई देती और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब जाता। उसी समय गाड़ी की पिछली सीट पर रखा लोहे का संदूक अपने आप हिलने लगा। पहले हल्की आवाज आई, फिर किसी ने भीतर से जोरदार चोट मारी। धातु की भयानक गूंज पूरे जंगल में फैल गई। नरेश का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने कांपते हुए पीछे देखा। संदूक पर जंग लगे पुराने ताले के बीच से लाल रंग की पतली धार बाहर निकल रही थी। वह धार धीरे धीरे फर्श पर गिरने लगी। कुछ ही क्षणों में पूरी गाड़ी के भीतर लोहे जैसी तीखी गंध भर गई। कमलिनी ने अपनी आंखें बंद की और बहुत धीमी आवाज में कहा, आखिर इतने वर्षों बाद मेरा खून अपने घर लौट आया है। लेकिन जिसे तुम खून समझ रहे हो वह केवल शुरुआत है, क्योंकि असली दरवाजा अभी खुलना बाकी है। और जिस क्षण यह ताला टूटेगा उसी क्षण तुम्हें पता चलेगा कि मैं यक्षिणी कैसे बनी और इस किले के नीचे आज भी कितनी आत्माएं मेरे साथ कैद हैं। लोहे के संदूक के भीतर से आती चोटें अब पहले से कहीं अधिक तेज हो चुकी थीं। हर प्रहार के साथ ऐसा लगता था जैसे किसी भारी जंजीर को भीतर से खींचा जा रहा हो। नरेश ने पूरी ताकत से कार का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन इस बार हैंडल उसके हाथ में ही टूटकर रह गया। बाहर घना अंधेरा पहले से भी ज्यादा जीवित प्रतीत हो रहा था। बरगद की लटकती जटाएं हवा के बिना ही हिल रही थीं।
तभी कमलिनी ने धीरे से अपना दाहिना हाथ संदूक की ओर बढ़ाया। उसकी हथेली से हल्की लाल रोशनी निकलने लगी। जैसे ही वह रोशनी ताले पर पड़ी, वर्षों पुराना जंग लगा ताला बिना किसी आवाज के अपने आप खुलकर नीचे गिर गया। उसी क्षण कार के भीतर ऐसा लगा जैसे किसी ने हजारों वर्षों से बंद एक गुफा का द्वार खोल दिया हो। बर्फ जैसी ठंडी हवा पूरे वाहन में भर गई और नरेश की सांसें रुकने लगी। संदूक का ढक्कन धीरे धीरे ऊपर उठा। भीतर कोई सोने चांदी का खजाना नहीं था। वहां केवल लाल रंग से भीगा हुआ एक प्राचीन वस्त्र, कुछ टूटे हुए चांदी के कंगन और काले धागे में बंधी एक छोटी सी ताबीज रखी थी। लेकिन सबसे भयावह चीज वह नहीं थी। उन वस्तुओं के नीचे गाढ़ा लाल खून बिल्कुल ताजा दिखाई दे रहा था, जैसे किसी ने कुछ पल पहले ही किसी का शरीर काटकर उसमें भर दिया हो। वह खून धीरे धीरे संदूक से बाहर निकलने लगा और कार के फर्श पर फैल गया। नरेश भय से कांपने लगा, क्योंकि जितना खून बाहर निकल रहा था, संदूक के भीतर उतना ही खून फिर से भर जाता था। उसका कोई अंत नहीं था। कमलिनी ने पहली बार अपनी पूरी कहानी सुनानी शुरू की। उसकी आवाज अब इंसानी कम और किसी दूर पहाड़ से आती गूंज जैसी अधिक लग रही थी। उसने बताया कि कई 100 वर्ष पहले इसी पहाड़ी पर बसे किले में उसका जन्म एक साधारण ग्रामीण परिवार में हुआ था। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैल गई थी। किले के स्वामी का पुत्र उससे प्रेम का नाटक करता रहा। उसने विवाह का वचन दिया, लेकिन उसका उद्देश्य केवल एक प्राचीन तांत्रिक अनुष्ठान पूरा करना था। उस अनुष्ठान के लिए ऐसी युवती का रक्त चाहिए था जिसने किसी से सच्चा प्रेम किया हो और जिसने कभी छल न किया हो। विवाह की रात उसे इसी किले के नीचे बने पत्थर के तहखाने में ले जाकर धोखे से मार दिया गया। उसका खून इसी संदूक में भरकर तांत्रिक ने एक अभिशप्त साधना पूरी की, लेकिन साधना सफल नहीं हुई। उसकी मृत्यु के साथ उसका प्रेम, उसका क्रोध और उसका अधूरा जीवन एक साथ बंध गए। उसी रात वह यक्षिणी बन गई। जिसने भी उस संदूक को उसके स्थान से हटाया, वह उसकी अधूरी प्रतिज्ञा का हिस्सा बन गया। नरेश को अचानक बूढ़े आदमी की बात याद आई। उसने कहा था कि इस संदूक की कीमत रुपए नहीं बल्कि भाग्य से चुकानी पड़ती है। तब उसे लगा था कि बूढ़ा केवल डराकर मोलभाव कर रहा है। अब उसे समझ आ रहा था कि वह बूढ़ा उसे चेतावनी दे रहा था। कमलिनी ने उसकी ओर देखते हुए कहा कि वह बूढ़ा कभी इस किले का अंतिम रखवाला था। उसने दशकों तक संदूक को छिपाकर रखा ताकि कोई अभिशाप फिर से न जागे, लेकिन उम्र हार गई और लालच जीत गया। उसने पैसे लेकर संदूक नरेश को दे दिया। उसी क्षण अभिशाप फिर से जीवित हो गया। इतना कहते ही कार की सभी खिड़कियां एक साथ टूट गईं। हजारों कांच के टुकड़े हवा में रुक गए, जैसे समय ठहर गया हो। फिर वे धीरे धीरे घूमते हुए कार के बाहर निकल गए। सामने खंडहर किले की टूटी दीवारों पर एक एक करके लाल मशालें अपने आप जल उठीं। वहां कोई इंसान नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे पूरा किला फिर से आबाद हो गया हो। ढोल की धीमी आवाज हवा में फैलने लगी। दूर से औरतों के गाने की ध्वनि आने लगी। नरेश ने कांपते हुए बाहर कदम रखा। जिस किले को वह कुछ क्षण पहले खंडहर देख रहा था, अब वह अपनी पुरानी भव्यता में उसके सामने खड़ा था। सैनिक चलते दिखाई दे रहे थे, घोड़ों की टापें सुनाई दे रही थीं, महल की बालकनी में दीपक जल रहे थे। लेकिन उन सबके चेहरे नहीं थे। हर व्यक्ति का चेहरा धुएं से ढका हुआ था। कमलिनी धीरे धीरे महल की ओर बढ़ने लगी। उसके पैरों के नीचे लाल फूल अपने आप उगते जा रहे थे। उसने पीछे मुड़कर नरेश से कहा कि आज वही रात है जो सदियों पहले अधूरी रह गई थी। अगर आज उसका खून वापस उस स्थान तक नहीं पहुंचा जहां उसे बहाया गया था, तो यह अभिशाप हमेशा के लिए पूरे जंगल में फैल जाएगा। नरेश समझ नहीं पा रहा था कि वह सपना देख रहा है या सच उसके सामने बदल रहा है।
फिर भी किसी अदृश्य शक्ति के प्रभाव में वह उसके पीछे चल पड़ा। महल के भीतर पहुंचते ही विशाल सभा कक्ष दिखाई दिया। बीच में पत्थर की वेदी बनी थी जिस पर सूखे रक्त के काले निशान अब भी मौजूद थे। जैसे ही कमलिनी उस वेदी के पास पहुंची, अचानक पूरा कक्ष कांप उठा। जमीन फटने लगी, पत्थरों के बीच से सैकड़ों कंकालों के हाथ बाहर निकल आए। वे किसी जीवित इंसान की तरह हवा में तड़प रहे थे। उनके बीच से एक लंबी काली आकृति धीरे धीरे उठी। उसका चेहरा राख से ढका था और आंखों की जगह केवल जलती हुई दो लाल लपटें थीं। वही तांत्रिक था जिसने सदियों पहले कमलिनी की हत्या करवाई थी। उसका शरीर मर चुका था, लेकिन उसकी आत्मा उसी अधूरी साधना से बंधी रह गई थी। तांत्रिक की गूंजती हुई आवाज पूरे कक्ष में फैल गई। उसने कहा कि जब तक कमलिनी का रक्त पूरी तरह नष्ट नहीं होगा तब तक वह मुक्त नहीं होगी, और जब तक वह मुक्त नहीं होगी तब तक उसकी शक्ति भी समाप्त नहीं होगी। उसने अपना काला दंड उठाया और देखते ही देखते वेदी पर रखा सारा खून हवा में उठकर एक विशाल लाल भंवर में बदल गया। उस भंवर के भीतर अनगिनत चेहरों की चीखें सुनाई देने लगीं। नरेश के कानों से खून निकलने लगा। वह घुटनों के बल गिर पड़ा। कमलिनी ने पहली बार अपना वास्तविक रूप धारण किया। उसकी आंखें चांद जैसी सफेद हो गईं। उसके लंबे बाल हवा में सैकड़ों सांपों की तरह फैल गए। उसके चारों ओर लाल प्रकाश का घेरा बन गया, लेकिन उसके चेहरे पर क्रोध से अधिक पीड़ा थी। उसने कहा कि प्रतिशोध से कभी मुक्ति नहीं मिलती, लेकिन अन्याय को बिना समाप्त किए शांति भी नहीं मिलती। यह कहकर उसने संदूक से निकली ताबीज अपने हाथ में ली और सीधे तांत्रिक की ओर बढ़ गई। दोनों शक्तियां टकराईं तो पूरा किला हिल उठा। दीवारें टूटने लगीं, छत से पत्थर गिरने लगे। बाहर जंगल में बैठे पक्षी एक साथ उड़ गए। बिजली लगातार चमक रही थी। नरेश ने देखा कि लाल भंवर धीरे धीरे सिकुड़ रहा है। कमलिनी का शरीर भी धुएं में बदलने लगा था। उसने आखिरी बार नरेश की ओर देखा और धीमी मुस्कान के साथ कहा कि जिसने सच्चे मन से भय का सामना किया वही जीवित लौटेगा। अगले ही पल उसने ताबीज तांत्रिक के सीने में पहुंचा दी। एक ऐसी चीख गूंजी जिसे सुनकर लगा जैसे पूरी पहाड़ी फट जाएगी। काला धुआं आसमान में उठता चला गया और फिर सब कुछ एकदम शांत हो गया। नरेश की आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। वह उसी बरगद के नीचे पड़ा था। कार वहीं खड़ी थी, लेकिन उसके भीतर न संदूक था, न खून, न कमलिनी। पुलिस को सूचना देने पर उन्होंने पूरी जगह की तलाशी ली, लेकिन किले का कोई निशान नहीं मिला। जहां रात में विशाल महल दिखाई दे रहा था, वहां केवल घना जंगल था। अधिकारियों ने उसकी बात को भ्रम मान लिया। नरेश भी धीरे धीरे खुद को यही समझाने लगा कि शायद वह सब एक दुःस्वप्न था। लेकिन घटना के ठीक 7 दिन बाद उसकी कार की सर्विस करते समय मैकेनिक ने ड्राइवर सीट के नीचे से एक पुरानी चांदी की पायल निकाली जिस पर सूखे हुए लाल धब्बे अब भी जमे हुए थे। उसी रात नरेश के मोबाइल में बिना किसी नंबर के एक तस्वीर आई। तस्वीर में वही टूटा हुआ किला दिखाई दे रहा था और उसकी सबसे ऊंची दीवार पर कमलिनी खड़ी मुस्कुरा रही थी। तस्वीर के नीचे केवल एक पंक्ति लिखी थी, खून अपने घर लौट आया, लेकिन जो उसे घर तक लेकर आया उसका रास्ता अब कभी खत्म नहीं होगा। कहते हैं आज भी पेंच के उस सरकारी जंगल मार्ग से गुजरने वाले कुछ लोग दावा करते हैं कि आधी रात के बाद सफेद कार उनके आगे आगे चलती दिखाई देती है। जैसे ही वे उसे ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं, कार गायब हो जाती है और उनकी अपनी गाड़ी की सीट के नीचे लाल रंग की ताजा बूंदें मिलने लगती हैं। अगर कभी किसी सुनसान जंगल की सड़क पर आपकी कार में अचानक लोहे जैसी गंध भर जाए तो पीछे मुड़कर देखने की गलती मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है कोई अधूरी प्रतीक्षा अब भी अपने घर लौटने के लिए आपकी यात्रा का इंतजार कर रही हो। अगर ऐसी ही अनसुनी और रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची लगने वाली डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो मिस्टर प्रेट संसार परिवार का हिस्सा बन जाइए।
क्योंकि अगली बार जो कहानी आपके सामने आएगी, हो सकता है उसका अगला किरदार आप ही हो।